ऐसे में अगर ये चीज़ मायावती देखी कि उनको साथ लेकर के जो उनका खिसकता जनाधार है उसको वापस पाना है, तो इस लिहाज से संभावना है कि चौंका देने वाला फैसला हमें कल को देखने को मिले। और एकदम से तीसरा मोर्चा जिसका आपने जिक्र किया यहाँ पर, जिसकी लगातार चर्चा हो भी रही है, वो देखने को उत्तर प्रदेश में मायावती और असपा के रूप में। कुछ दिनों पहले डिम्पल यादव का एक बयान सामने आता है जहां पर वो ये कहती हुई नजर आती हैं कि गठबंधन तो हो चुका है, हम और किसी भी गठबंधन के बारे में भी विचार नहीं कर रहे। यानी कि समाजवादी पार्टी ने किनारा कर दिया, लेकिन अभी दो पार्टियां मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, जो ये चाह रही हैं कि मायावती उनके साथ आ जाए, और जो कोशिशें हो रही हैं कहीं ना कहीं वो पूरी होती हुई भी नजर आ सकती है। अभी अगर कल के हिसाब से बात की जाए तो बसपा और कह सकते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, कांशीराम की जयंती है, तो ऐसे में कोई बड़े फैसले यहाँ पे हो सकते हैं, जाहिर बात है। हालांकि नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम खेल कुर्सी का। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को लेकर अब सियासी घमासान मचता हुआ तमाम पार्टियों के बीच नजर आ रहा है। इस बीच उत्तर प्रदेश में एनडीए वर्सेस इंडिया भी देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन क्या अब एक और महागठबंधन की तैयारी करती हुई बीएसपी सुप्रीमो मायावती नजर आ रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि आज से ठीक 2 महीने पहले यानी कि 15 जनवरी को मायावती ने एक बड़ा ऐलान किया, जिससे इंडिया गठबंधन की वो तमाम उम्मीदें टूटती हुई नजर आई जिन पर कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक टिका हुआ था। और अब ठीक 2 महीने बाद यानी कि 15 मार्च को लेकर भी मायावती एक बड़ा ऐलान करने वाली है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम जी की जयंती है और माना जा रहा है कि एक बार फिर से बीएसपी सुप्रीमो एक बड़ा ऐलान करेंगी। आखिरकार वो ऐलान क्या हो सकता है? लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जिस सोची समझी रणनीति के साथ बीएसपी सुप्रीमो ने 5 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, एक बात तो साफ है कि अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान जो मायावती ने किया है उसके पीछे अच्छी खासी रणनीति है। लेकिन क्या अब इस रणनीति में चंद्रशेखर आजाद की भागीदारी देखी जा सकती है? न्यूज रूम में मौजूद सहयोगियों से इस चीज को समझेंगे। सबसे पहले मेरे साथ अक्षय हैं। अक्षय, मायावती ने साफ कह दिया किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन जो छोटे दल हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनके साथ तैयार हैं। तेलंगाना में बीआरएस के साथ गठबंधन कर चुकी हैं और अब कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में एएसपी के साथ भी गठबंधन हो सकता है। आजाद भी लगातार कोशिश कर रहे हैं। क्या कल ऐसा कोई ऐलान होता हुआ देखा जा सकता है? देखिए, मायावती का जो रुख है और आने वाला जो कदम है, संभावित कदम है, वो बिल्कुल ही यहाँ मैं कहूँगा कि अनप्रेडिक्टेबल साबित हो रहे हैं। बिल्कुल ही यहाँ पर उनके बारे में कोई भी अनुमान लगाना बेहद ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। आप देखिए, जिस तरीके से 15 जनवरी को अपने जन्मदिन के दिन मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साफ किया था कि किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी, किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। अब इस किसी में बीआरएस कैसे आ गई, यहाँ पर बड़ा सवाल उठता है। सीधे तौर पर तेलंगाना पहुँचती है बीआरएस, जो तेलंगाना की 2 बार सत्ता संभाल चुकी होती है। 2013 से लेकर 2023 तक 2 बार यहाँ सूबे में सत्ताधारी दल के रूप में रही है बीआरएस। उसके साथ फिर किस आधार पर गठबंधन किया? अगर उन्होंने ये जो वाक्य कहा था कैमरे के सामने आकर, तमाम लोगों के सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, अब इस किसी के पीछे कौन छुपा हुआ है ये जानना और या ये बताना, ये समझना बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। बीआरएस को लेकर देखिए किसी को कहीं भी कोई उम्मीद नहीं थी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि काशीराम की जयंती के मौके पर 15 मार्च को क्या कोई चौंकाने वाला फैसला हो सकता है? देखिए, पूरा अगर सियासी समीकरण देखेंगे तो समझ में यही आता है, स्थिति अगर देखेंगे तो समझ में यही आता है कि शायद मायावती यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद के साथ ना जाए। लेकिन अगर आप बीआरएस वाला मामला देखेंगे, बीआरएस के साथ गठबंधन मायावती ने कर लिया। जब जैसे ही ये बात सामने आती है, वाकई में चौंका देने वाला एक मामला होता है, चौंका देने वाला फैसला मायावती के द्वारा होता है। उसके आधार पर देखेंगे तो संभावना बिल्कुल है यहाँ पर कि चंद्रशेखर आजाद के साथ भी कर ले, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं मायावती भी अब जानती है कि उत्तर प्रदेश में जो एक वक्त में उनका गढ़ रहा है, सियासी गढ़ बसपा का रहा है, सियासी गढ़ मायावती का रहा है, वहां पर उनकी अब सियासी जमीन इतनी मजबूत नहीं रही है। और यहाँ चंद्रशेखर आजाद, आजाद समाज पार्टी यहाँ पर भीम आर्मी एक उभरता राजनीतिक दल है दलितों के मन में। अब ये देखिए कि दलित कब तक, कितने वक्त तक मायावती पर भरोसा जताएंगे, जब वो देख रहे हैं कि मायावती तो हमारे लिए आगे ही नहीं आ रही, जबकि चंद्रशेखर आजाद प्रमुख रूप से आवाज अपनी बुलंद करते नजर आते हैं। तो ऐसे में अगर ये चीज मायावती देखी कि उनको
साथ लेकर के जो उनका खिसकता जनाधार है उसको वापस पाना है। तो इस लिहाज से संभावना है कि चौंका देने वाला फैसला हमें कल को देखने को मिले और एकदम से तीसरा मोर्चा जिसका आपने जिक्र किया यहाँ पर, जिसकी लगातार चर्चा हो भी रही है, वो देखने को उत्तर प्रदेश में मायावती और असपा के रूप में हमें मिल जाए। वाकई में। और यहाँ पर अब नाम कहीं ना कहीं AIMIM का भी आ रहा है। कहा जा रहा है कि बीएसपी लगातार उनके भी संपर्क में है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं सीधे सीधे मायावती की एक जो रणनीति है वो मानी जा रही है। और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं सपा और कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जिस पीडीए वोट बैंक को साधने की कोशिश लगातार अखिलेश करते हुए नजर आ रहे हैं, अगर मायावती बीएसपी और यहाँ पर AIMIM के साथ गठबंधन कर लेती हैं तो वो वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं उनके हाथ से छिटकता हुआ नजर आ सकता है। नाजमीन है मेरे साथ और नाजमीन से सवाल रहेगा कि नाजमीन, आजाद के साथ साथ अगर ओवैसी भी मायावती के साथ आ जाते हैं तो जिस वोट बैंक को कहीं ना कहीं सपा और कांग्रेस साधने की कोशिश कर रही है, क्या फर्क यहाँ पर पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए बिल्कुल यहाँ पर फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा। अगर AIMIM आ जाती है, असदुद्दीन ओवैसी आ जाते हैं, आप देखिए मुस्लिम वोट बैंक भी यहाँ पर बटोरते हुए नज़र आएंगे। ओवैसी हो जाएंगी, मायावती हो जाएंगी। और यहीं पर बात करें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तो जद्दोजहद में लगी हुई है। लेकिन बीते कुछ दिनों पहले डिम्पल यादव का एक बयान सामने आता है जहाँ पर वो ये कहती हुई नज़र आती हैं कि गठबंधन तो हो चुका है, हम और किसी भी गठबंधन के बारे में भी विचार नहीं कर रहे। यानी कि समाजवादी पार्टी ने किनारा कर दिया, लेकिन अभी दो पार्टियां मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, जो ये चाह रही हैं कि मायावती उनके साथ आ जाए और जो कोशिशें हो रही हैं कहीं ना कहीं वो पूरी होती हुई भी नजर आ सकती हैं। और अब सवाल ये भी है कि जिस तरीके से मायावती ने जो 5 सीटों पर उम्मीदवारों को उतारा, देखने के लिए मिला कि यहाँ पर सीधे सीधे बिजनौर से जाट वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए मायावती ने जिस तरह से चौधरी विजेंद्र सिंह को टिकट दिया, और माना जा रहा है कि अब मायावती एक बड़ी रणनीति के साथ काम कर रही हैं। यहाँ पर दिनेश है, दिनेश 80 लोकसभा सीटें अकेले चुनाव लड़ने की बात मायावती कर रही हैं, जिस रणनीति का काम इस्तेमाल यहाँ पर कर रही हैं, कितनी फायदेमंद बीएसपी के लिए साबित होगी? देखिए, अकेले चुनाव लड़ना कहीं ना कहीं मायावती के लिए 2024 में मुश्किलों भरा रह सकता है, क्योंकि मुझे 2014 की याद आती है प्रज्ञा, जिस वक्त अकेले चुनाव लड़ा था यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ने और एक भी सीट नहीं जीत पाई थी लोकसभा चुनाव में। 2019 आती है, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन होता है, 10 सीटों पर जीत मिलती है और इसका नतीजा कहीं ना कहीं यही देखने को मिल रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अब मायावती अकेले जो चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। आपको बता दूं, मैं 2019 से 2024 के आते यानी कि 5 साल का वक्त गुजरते गुजरते मायावती की सियासी हैसियत और उनकी सक्रियता काफी कम हो गई है। लगातार जिस दलित वोट बैंक के आधार पर, मुस्लिम वोट बैंक के आधार पर मायावती उत्तर प्रदेश में अपनी जो है राजनीतिक परचम को लहराती रही है, अपनी पार्टी का वर्चस्व बढ़ाती रही है, अब वो बात दिखाई नहीं देती है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में दलित वोट बैंक जो था वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दिया और ऐसे में मायावती के लिए जो अगला वक्त है ये काफ़ी मुश्किलों भरा हो सकता है। 2024 का लोकसभा चुनाव, यहाँ पर AIMIM भी चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक का सीधा फायदा यहाँ से असदुद्दीन ओवैसी उठाना चाहते हैं। और असदुद्दीन ओवैसी यदि इस कॉन्टेक्स्ट में शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और ओवैसी, चारों के बीच में मुस्लिम वोट बैंक कहीं ना कहीं बटेगा और इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी का होगा। इसलिए कहीं ना कहीं विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि मायावती बीजेपी का इनडायरेक्ट रूप से फायदा पहुंचा रही है। वाकई में, और ये काफी बड़ी बात है जो दिनेश ने कही, लेकिन सवाल यही है कि जिस तरीके से कल का दिन काफी ज्यादा बीएसपी के लिए अहम माना जा रहा है, काशीराम जी की जयंती है और ऐसे में कहा जा रहा है कि लोकसभा की सीटों को लेकर भी मायावती ने एक पैनल तैयार किया है और जो काफी सोच समझकर यहाँ पर टिकट बंटवारा भी करता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर मेरे साथ अमन जी है। अमन जी, कहा जा रहा है कि कल मायावती कई बड़े फैसले लेती हुई नजर आएंगी। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के साथ गठबंधन की चर्चा है, लोकसभा सीटों को लेकर पैनल तैयार किया गया है कि आंकड़ों के हिसाब से, सर्वे रिपोर्ट्स के हिसाब से उम्मीदवारों का चयन किया गया है। क्या लग रहा है तमाम रणनीतियां कितनी कामयाब साबित होती हुई बीएसपी के लिए नजर आएंगी, या फिर जिस तरीके से दिनेश ने कहा कि वो सीधे सीधे कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के वोट को काटने का काम करेंगे? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि कल का दिन न सिर्फ मायावती के लिए बड़ा है बल्कि आज़ाद समाज पार्टी के लिए बड़ा है। उन्होंने भी अनाउंसमेंट किया है कि कल वो नगीना में एक बड़ी जन रैली को संबोधित कर सकते हैं और वहाँ पर कोई बड़ा अनाउंसमेंट भी कर सकते हैं।
तो अभी अगर कल के हिसाब से बात की जाए तो बसपा और कह सकते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, कांशीराम की जयंती है, तो ऐसे में कोई बड़े फैसले यहाँ पे हो सकते हैं। जाहिर बात है, हालांकि अभी तक 7 उम्मीदवार एक तरीके से मायावती ने जो है घोषित तो किए हैं, लेकिन अभी एक 80 सीटों की बात करें तो अभी एक बहुत बड़ी कह सकते हैं उनको प्रत्याशियों की लिस्ट तैयार करनी है। इसमें क्या कल कुछ बड़े नाम आ सकते हैं और क्या एक ऐसा हो सकता है कि जो अब तक कयासबाजी हो रही थी कि मायावती जो है इंडी गठबंधन की तरफ अपना रुख कर सकती है, क्या वो कल का दिन हो सकता है? क्योंकि एक महत्वपूर्ण और बड़ा दिन है, तो हो सकता है कि कल मायावती जो अब तक लगातार कुछ खुल के नहीं बोली हैं, अब तक कह सकते हैं कि इस सब मुद्दों पे उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि मैं अकेले दम पे चुनाव लड़ूंगी, तो क्या अब इससे वो हटते हुए अब यहाँ पर सीधे तौर पर इंडी गठबंधन में जाने का अनाउंसमेंट कर सकते हैं? और क्या आज़ाद समाज पार्टी के साथ में भी, चूंकि जिस तरह से आज़ाद के इस समय बोल रहे हैं, तो लग ये रहा है कि हो सकता है मायावती और आज़ाद जो है साथ मिलकर चुनाव लड़ते हुए नजर आए। अगर ऐसा होता है तो जो 20-22-23% का जो वोट बैंक है यूपी के अंदर दलित का, वो एक तरफा हो सकता है और यहाँ पर एक बड़ा इंपैक्ट क्रिएट किया जा सकता है, क्योंकि सिर्फ दलित वोट बैंक ही नहीं बल्कि जिस तरह से मायावती ने 7 में से 5 जो प्रत्याशी मुस्लिम कह सकते हैं उतारे हैं, वो भी कहीं ना कहीं मुस्लिम कह सकते हैं वोट बैंक पर नजर बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर कई तरह की संभावनाएं, कल जो जिस तरह 15 कह सकते हैं कि मार्च का दिन है, तो यहाँ पर एक कई जो अनाउंसमेंट हो सकते हैं मायावती की तरफ से, बड़ी रैली भी हो सकती है, बड़े जो है नाम भी सामने आ सकते हैं, क्योंकि अभी तक कुछ एक नामों पे चर्चा है, उसमें भी 5 नाम मुस्लिम हैं। यही बात कही जा रही है कि क्या सिर्फ सपा के वोट बैंक को साधने के लिए एक तरीके से मायावती मुस्लिम जो है प्रत्याशी उतार रही है, तो कई तरह की जो रणनीति है उनकी, हो सकता है कल तक इस पर कोई बड़ा अपडेट सामने आ जाए। वाकई में, और ये काफी अहम चीज है। और अब सवाल यही बनता हुआ नजर आ रहा है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती, कहा तो जा रहा है कि डिंपल यादव और शिवपाल यादव के बयान के बाद कहीं ना कहीं सपा के दरवाजे जो हैं वो बंद हो चुके हैं बीएसपी के लिए, लेकिन कांग्रेस अभी भी हार मानती हुई नजर नहीं आ रही है। कहा जा रहा है कि लगातार बीएसपी से संपर्क बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। क्या ये कोशिश कामयाब होती हुई नजर आएगी? यहाँ पर मेरे साथ प्रांशी हैं। प्रांशी, डिंपल, शिवपाल और अखिलेश तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर इनकार कर चुके हैं, लेकिन क्या लग रहा है कि कांग्रेस की जो कोशिश है, आखिरी कोशिश जिसे कहें, वो काम आती हुई नजर आएगी? मायावती की अभी भी संभावनाएं हैं इंडिया गठबंधन में शामिल होने की? देखिए प्रज्ञा, बीते कई महीनों से जो खबरें सामने आ रही, पहले ये कहा गया था कि प्रियंका गांधी वाड्रा मायावती से मुलाकात कर चुकी हैं। राहुल गांधी जिस तरह से समर्थन देते हुए नजर आए उनकी पार्टी के नेताओं को, दानिश अली की बात कर ली जाए, और इसके बाद से देखा गया कि दानिश अली एक बड़ी कड़ी बन सकते हैं, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। इसके बाद से यहाँ पर बीते 2 दिन पहले जो खबरें सामने आई कि प्रियंका गांधी अब भी संपर्क में बनी हुई हैं, फोन पर बातचीत हो रही है और 25 लोकसभा सीटें देने का दावा किया जा रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पर यही कहा जा रहा था कि अगर मायावती इंडिया गठबंधन में आती हैं तो 20 से 30 लोकसभा सीटों की वह मांग कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पर बात कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आई है 25 लोकसभा सीटों पर। लेकिन इसके बाद मायावती ने सोशल मीडिया पर आकर उन खबरों पर विराम लगा दिया। उनका कहना साफ तौर पर रहा कि वह अब भी अकेले ही चुनाव लड़ने की रणनीति बना रही है, यानी कि वह अपने फैसले पर अब भी अड़ी हुई हैं। लेकिन दावे तो ये भी किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही वह ये बड़ा फैसला ले सकते हैं। अब देखते हैं कि मायावती अपने फैसले से पलटती हैं या फिर नहीं, क्योंकि सूत्रों की माने तो बार बार यही कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो दलित वोट बैंक को साध रहे हैं, लेकिन वह चाहते हैं कि मायावती भी उनके साथ हो। समाजवादी पार्टी से कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो मोह है वो भंग होता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसे में वह बहुजन समाज पार्टी का साथ चाहती है। अब देखने वाली बात होगी कि मायावती अपने फैसले में बदलाव करती हैं या फिर नहीं। वाकई में देखिए, और लगातार यही सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है कि क्या बीएसपी सुप्रीमो मायावती अब वाकई में कल 15 मार्च को कोई बड़ा ऐलान करती हुई नजर आएंगी, और उनके इस ऐलान से इंडिया गठबंधन को फायदा होता हुआ नजर आएगा या फिर सीधे सीधे नुकसान पहुंचाती हुई नजर आएंगी? फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।